जो स्टूडेंट्स का एसएमएस आता है उसको लगा दो। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है सर, दिमाग खराब हो गया, वीडियो चल नहीं रहा है। मुझे भी मालूम है वीडियो चल नहीं रहा है। हाँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरे वश में कुछ नहीं है। हम यहाँ आकर के खड़े हो सकते हैं टाइम पर। खैर फिर भी जो टेक्निकल साइड्स है उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगते हैं। आप लोग पहले एक स्माइल दीजिए और पहले एक खुश वाला स्माइली भेजिए मुझे। अभी क्लास लाइव हो गया है। अनुराग, मुकेश, शंभू, आसिफ, शिवा, अभय, सुभाष, प्रशांत, छाया, रोशन, दीपू, आकांक्षा, श्वेता, सपना, राजीव, सोमनाथ, अक्षय, प्रशांत, राजनल, आनंद, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत सारा स्माइल आ रहा है आपका। लव यू टू जितेंद्र, नसरीन, शिवा, राजवर्धन, मनीष, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थोड़ी सी देर हो गई है। आप उत्सुक रहते हुए इस क्लास के लिए, आप बहुत वेट करते हुए इस क्लास के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ओंकार, अजय, दुर्गा, लव यू टू, लव यू सो मच। अंकेश, संजय, विवेक, आकांक्षा, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। शीतोष मरुभूमि पे फिर से आज मुझे बताने के लिए लोग कह रहे हैं, हम ज़रूर बताएंगे। और आप जो भी स्क्रीन पे टाइप करोगे, सर मुझे ये चाहिए, मुझे ये बताओ, तो हम ज़रूर बताएंगे। आपके शिक्षक हैं, आपके टीचर हैं, तो हमारा कर्तव्य है, ये तो हमारा दायित्व है आपको बताना। आप लोगों का दायित्व है कि बहुत ही विनम्र भाव से, बहुत ही शांत भाव से, प्रसन्न भाव से हमसे पूछना। उद्वेलित भाव से, एंगर से, क्रोध से, दुष्टता से पूछने पे तो मज़ा नहीं आएगा। अर्जुन, नमन, धर्मेंद्र, विशाल, लक्की, इंद्रानी, सौरभ, प्रवीण, आशीष, गुड्डू, राहुल, सोनू, तुम्हारा नाम बिल्कुल नहीं बोले राहुल, मैंने अभी नाम लिया। जय महाकाल, कपिल, राजीव, दीक्षा, हाय, दुर्गा, यू ऑलवेज, आई थिंक यू लाइक मी द मोस्ट। शंभू, दिलीप, अक्षय, सर मेरा मैसेज शो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। लक्की, रुचि, जितेंद्र, बस मुझे पता चल गया कि आप लोग आ गए हो। और आज ऐसा करेंगे कि आप थोड़ा लेट हो गए हैं। सर लेट नहीं होते भाई, सर तो इसी घर में रहते हैं। ये हमारा जो आप देख रहे हो ना स्टूडियो, ये हमारे घर में बना है, तो हमारे लेट होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और हम तो यहीं रहते हैं, इस रूम में ना बैठे हों, बाहर सोफे पे बैठे हों या किसी कमरे में लेटे पड़े हों, तो हमारे लेट होने का तो प्रश्न नहीं होता है। कई बार चीज़ें कुछ टेक्निकल होती हैं, आप उसको समझा करो और उसमें इतना परेशान ना हुआ करो। हो सकता है कि आपके साथ जो क्लास 15 दिन में ख़त्म होनी है वो क्लास 17 दिन में ख़त्म होगी, तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा आपके साथ जुड़े रहेंगे, उसमें क्या बुराई है? उसमें तो कोई बुराई है नहीं। तो उद्वेलित होने की ज़रूरत नहीं है, आशंकित होने की ज़रूरत नहीं है। राम राम। बिल्कुल कौशल्या, आपका मैसेज बिल्कुल शो हो रहा है, आप बिल्कुल परेशान ना होइए, सब दिख रहा है मुझे यहाँ से। और साउथ अमेरिका के मैप को आज ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करके आपसे क्विज करेंगे, और क्विज भी करेंगे और आपसे पूछेंगे भी कि साउथ अमेरिका के विषय में आपने क्या क्या जाना है। और आज हम एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन के साथ साउथ अमेरिका को देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया वाले में बहुत लोग बिल्कुल नए थे और उनको ये पैटर्न पता नहीं था कि पढ़ना कैसे है, कैसे शुरू करना है। और जो पहला जो 2-3 दिन होता है ना, वो भय का वातावरण रहता है। मैंने देखा है ऑफलाइन क्लास में भी, मैंने देखा है कि ऑफलाइन क्लास में अगर हम गए तो वहाँ जाने के बाद
पहला जो 2-3 दिन होता है बच्चे कुछ खास सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि बच्चे तो मुझे देखते रहते हैं कि सर कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, बाल कैसा है, तो सर कपड़ा क्या पहन करके आए हैं, तो कैसे बोलते हैं, तो हमारे उच्चारण को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हम लोग का एसिमिलेशन होता है, हम लोग एसिमिलेशन करते हैं बच्चों के साथ 2-3 दिनों तक। तो उसमें बच्चों को लगता है कि हम कम सीख पा रहे हैं, लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब से आपको लगभग 60 से 80% सीखना है क्लास के अंतर्गत। नहीं, पैम्पास वाली काली मृदा नहीं है, बल्कि सभी काली मृदा। पैम्पास को आप छोड़ो, पैम्पास है, प्रेरी है, स्टेपी है, ये सारे जितने भी काली मृदा हैं, जो भी समशीतोष्ण कटिबंध के जो स्टेपी समतुल्य जलवायु में जो छोटे घास वाले जिस तंत्र की हम बात कर रहे हैं, उस तंत्र में सब जगह ब्लैक मृदा मिलती है और सभी जगह उपजाऊ उतना ही मिट्टी होता है। देखो हमने ओके, अब ओके, अब आपको आज साउथ अमेरिका को बहुत ही कंसंट्रेशन से पढ़ना है। और आप इस बात को समझो कि जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया कर रहे थे तो वहाँ से क्वेश्चन की संभावना थोड़ी बहुत कम होती है, 1-2 प्रश्न कभी पूछ सकते हैं। और उसके बाद साउथ अमेरिका है। अब जैसे ही हम लोग जाएंगे अफ्रीका या एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, तब प्रश्नों की जो संख्या होती है आईएएस में, पीसीएस में, वो वहाँ बढ़ने लगती है। तो वहाँ और कंसंट्रेशन की आवश्यकता होगी, इसीलिए आपको पहले हम सामान्य से शुरू कर रहे हैं। ऑप्शनल 3 महीने के बाद शुरू होने की बात की गई है। आज क्यों डर गए थे अभिलाषा? हम लोग का क्लास है, क्लास तो चलेगा ही, ऑप्शनल के बारे में बात करेंगे। अभी आप लोग बस 3 महीने पढ़ो। थैंक यू विपिन। बिल्कुल सौरभ, आपका कमेंट शो हो रहा है। प्री एग्ज़ाम दिए थे, 44 क्वेश्चन सही हुआ था, निगेटिव कटकर, कोई बात नहीं है। आपका नहीं हुआ होगा, पीटी का रिजल्ट तो आ ही गया है। थैंक यू भूपेंद्र, थैंक यू अंकेश। मुझे देख के एनर्जी आती है। आप प्रभु करें, ऊपर वाला करे कि आप पूरी ज़िंदगी एनर्जी ऊर्जावान रहो। ओके, अब हम लोग वक्त ज़्यादा नहीं व्यतीत करेंगे। आप आइए और आपको हम दिखाते हैं कि साउथ अमेरिका का मैप कैसे एक तो बनेगा। इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा आउटलाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं और ये हमारा साउथ अमेरिका है। यही हमारा साउथ अमेरिका है। देखो कितने सेकेंड्स में मैंने ड्रॉ कर लिए। तो हमारे जो ऑप्शनल के बच्चे होते हैं ना, उनको भारत का मैप बनाना होता है, विश्व का मैप बनाना होता है, या और भी डायग्राम्स बनाने होते हैं, तो उसका टेक्निक होता है। वो टेक्निक एक बार सिखा दो तो बच्चा 10 सेकेंड में विश्व का मैप बनाता है। 10 सेकेंड में बिल्कुल बनाता है, 20 सेकेंड में बना देगा, अगर 10 में नहीं तो भारत का मैप बनाने में उसको 10-15 सेकेंड लगता है। तो ये आप देखो, अभिलाष नाम है आपका, अभिलाषा नहीं। ओके चलो, ये हम आपको दिखाते हैं कि ये हमारा साउथ अमेरिका है। और साउथ अमेरिका में सबसे पहले हमने यहां पर देखा था ब्राजीलियन हाईलैंड। हमारा पहला रीजन क्या था? ब्राजीलियन हाईलैंड। उसके बाद यहां पर हमारा क्या था? दूसरा रीजन था गुआना। ये था हमारा गुआना का उच्च भूमि। ये था हमारा ब्राजील की उच्च भूमि। बहुत अच्छा मौका है आपको रिवाइज करने का। आप लोग एक बार रिवाइज करोगे, ब्रेन में बिल्कुल सब कुछ बैठ जाएगा। और एक बार जब आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा, तब आप कोई भी, मैंने पहले भी कहा था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना हो, कुछ भी पढ़ना हो, करंट अफेयर पढ़ना हो, आपको हमारी बातें याद आएंगी। तो ये ब्राजील की उच्च भूमि है। ये दूसरा हमारा गुआना हाईलैंड है। ये जो था हमारा ये भाग ये हमारा एक, और एक यहां से भी निकालना है। ये हमारा था अमेजन बेसिन। 3 अमेजन बेसिन था। ये अमेजन बेसिन था ये।
और ये था हमारा 4, जिसको मैंने लिखा था उत्तरी निम्न भूमि या उत्तरी नदी घाटियाँ। इसमें हमने मैगडेलना रिवर कोलंबिया का और ओरिनोको रिवर और कैराओ रिवर, इस तरह के कई नदियों का, लेक मराकैबो, सब यहाँ पर मैंने 4 में आपको बताया था। इसके बाद हमारा था यहाँ से ये जो माउंटेनस रीजन शुरू होता है। ये माउंटेनस रीजन को हमने यहाँ से आपको यूं दिखाया था कि ये हमारा माउंटेनस रीजन है। यहाँ पर 3 श्रेणियाँ थी इस तरह से, और ये देखो, ये मैंने जिसको डार्क कर दिया, ये हमारा था एंडीज का रीजन। एंडीज पर्वत का यही क्षेत्र था। यहाँ पर ये एंडीज पर्वत है। तो ये हमारा 1 2 3 4, ये था रीजन नंबर एंडीज वाला 5। फिर इसके बाद हमारा ये जो ला प्लाटा, मैंने आपको जो ये बताया था, ला प्लाटा रिवर बेसिन, ला प्लाटा सिस्टम जो बताया था। ला प्लाटा नदी घाटी सिस्टम है। उस नदी घाटी सिस्टम में पराना रिवर था, पैराग्वे था, और उरुग्वे रिवर था, सल्वाडो रिवर था, और बरमैजो रिवर था। और बारामैजो वो नदी है जो कि 3 बार काटती है किसको? मकर रेखा को 3 बार काटती है। मैंने एक बहुत अद्भुत फैक्ट बताया, आज तक कभी पूछा नहीं है ये, और बहुत कम लोग जानते हैं इसको। क्योंकि देखो, आईएएस में ये प्रश्न पूछा गया है पहले भी कि मकर रेखा को 2 बार कौन काटती है, या विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। इसलिए मैंने एक और रहस्य आपको बताया कि बारमैजो नदी मकर रेखा को 3 बार काटती है। तो ये हमारा था रीजन नंबर 6। और ये फिर यहाँ हमने आपको दिखाया था कि ये था हमारा पैटागोनिया का पठार। ये जो हमने डॉट डॉट दिखाया, ये हमारा पैटागोनिया का पठार था। पैटागोनिया का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? पराना। पराना में क्या था? बेसाल्टिक लावा फैला हुआ है, वहाँ काली मृदा थी। वहाँ पे मैंने गुआकोज की बात की, गुआचोज भी उसको कहते हैं, और लामा की बात की थी। फिर ये जो रीजन था, ये हमारा था पैम्पास, जिसके बारे में कल मैंने व्याख्या की थी। हमारा पैम्पास का क्षेत्र था। और नीचे आओगे, पैम्पास के नीचे आओगे तो यहाँ पर है निग्रो रिवर और कोलोराडो रिवर। यहाँ भी एक कोलोराडो रिवर है और निग्रो रिवर है। निग्रो रिवर है, आप मैप में जरूर देखना कि दक्षिण अमेरिका में दक्षिणतम भाग में निग्रो नदी है। ये निग्रो नदी पर आप जरूर लिखो, आप इसको लिखो कि निग्रो नदी किसी भी महादेश या किसी भी देश का ये दक्षिणतम नदी है जहां पर कृषि प्रणाली विकसित है, और निग्रो नदी से दक्षिण किसी भी प्रकार की कृषि प्रणाली प्राप्त नहीं होती। तो निग्रो नदी क्या है? निग्रो नदी इज द साउदर्न लिमिट ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक रेजिंग। जो दक्षिणतम भाग है कृषि का या पशुपालन का, वो निग्रो नदी है। उसके नीचे फिशिंग होता है, लेकिन वहां पर कृषि नहीं होता है। अब यहां देखो, ये जो नीचे का ये जो निग्रो नदी बेसिन वगैरह है यहां पर, अब यहां पर आकर एक आइलैंड है, इसको कहते हैं फाकलैंड। फाकलैंड द्वीप है ये, फाकलैंड द्वीप है। फाकलैंड द्वीप पर पहले ब्रिटिशर्स का कब्जा था, बाद में ब्रिटिशर्स ने इसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लीज पर दे दिया है। तो अभी ये द्वीप है, ये फाकलैंड द्वीप, ये अमेरिका के पास है। तो ये भू राजनीति का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। और ये जो फाकलैंड है, फाकलैंड के और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो गैप है, जो जल संधि है, इसको कहते हैं मैग्नल स्ट्रेट। मैग्नल स्ट्रेट कहते हैं। मैग्नल वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे पृथ्वी का जहाज से, पानी के जहाज के साथ एक परिभ्रमण किया था। परि मतलब चारों तरफ। तो ये हु सर्क्यूमनेविगेटेड द इंटायर अर्थ, साउदर्न हेमिस्फीयर में जहाज से पूरा एक सर्कल घूम गए थे ये मैग्नल। तो इन्हीं के नाम पे ये मैग्नल स्ट्रेट है। यहाँ पर ये फाकलैंड द्वीप है, और यहाँ पे यहाँ पर जो महाद्वीपीय मग्न तट का भाग है, यहाँ पर मत्स्यन का बहुत बड़ा केंद्र है। मत्स्यन के केंद्र होने का कारण है कि यहाँ पर ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिल रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि जहां भी ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती है वहां पर मत्स्यन होता है।
ऐसा क्यों होता है, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे और अभी करेंगे। और आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझना है और आज का ये पहला ज्योग्राफी का एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझना है और इसके विषय में लिखना है। हम लोग साउथ अमेरिका देख रहे हैं, साउथ अमेरिका के दक्षिणी भाग को देख रहे हैं। दक्षिणी भाग में सबसे दक्षिणतम बिंदु केप हॉर्न है, केप हॉर्न है। और केप हॉर्न के पास आप देखोगे तो फाकलैंड द्वीप समूह है और टीरा डेल फुएगा है। वहां पर एक जो द्वीप है, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे आइलैंड मैंने आपको दिखाए हैं ना, ये फाकलैंड है यहाँ पर। और ये जो बड़ा सा द्वीप आपको दिखाया जा रहा है, ये बड़ा सा द्वीप है टीरा डेल फुएगा, टीरा डेल फुएगा। तो ये थल का एक टुकड़ा है टीरा डेल फुएगा। और टीरा डेल फुएगा और मुख्य भूमि जो है साउथ अमेरिका के, उसके बीच में मैग्नल स्ट्रेट है, उसके बीच में मैग्नल स्ट्रेट है, न कि फाकलैंड और इसके बीच में। ओके, ध्यान रखना आप। टीरा डेल फुएगा है ये बड़ा वाला आइलैंड और ये साउथ अमेरिका है, दोनों के बीच में मैग्नल स्ट्रेट है। और फाकलैंड आइलैंड यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप समूह के रूप में है जो अमेरिका के पास है। तो आप यहाँ पर मुझे आपको समझाना है कि ये जो साउथ अमेरिका का अगर एक हम छोटा सा मानचित्र यहाँ बना दें आपके समझने के लिए, तो ये है टीरा डेल फुएगा और यहाँ पर ये फाकलैंड द्वीप है, ये फाकलैंड द्वीप है। अब इधर से एक करंट आती है, इसको कहते हैं ब्राजीलियन करंट, ब्राजीलियन महासागरीय धारा है। यह एक वार्म करंट है। ओके, और इधर से एक धारा आ रही है जिसे कहते हैं फाकलैंड करंट, फाकलैंड करंट। और ये होता है कोल्ड करंट, ये कोल्ड करंट है। तो जहां भी गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वहां पर मत्स्यन का वृहद केंद्र बनता है। अर्जुन बिल्कुल सही, मंगेश घड़ियाल मेरे स्टूडेंट थे और 4th रैंक लाए थे और ज्योग्राफी में इन्होंने 400 नंबर लाया था, 400 नंबर ज्योग्राफी में इन्होंने लाया था। उस समय 600 नंबर का ज्योग्राफी हुआ करता था। लेकिन आपको ये बात कैसे पता, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कैसे जानते हो मंगेश घड़ियाल को। उत्तराखंड में डीएम है और अगर आप जाओगे उत्तराखंड में तो कभी मंगेश से मिलोगे, आप मेरा नाम लोगे तो बड़े सम्मान से लेगा शायद। और मेरी बात भी हुई थी कुछ महीने पहले उससे। तो मंगेश तो इतना अच्छा काम कर रहा है कि वह एक रोल मॉडल है आप जैसे यूथ के लिए, वह एक भारत में रोल मॉडल है। इतना अच्छा काम करने वाला, ईमानदार, कर्मठ, डाउन टू अर्थ और महान आईएएस अधिकारी देश में बहुत ही कम हैं। तो मेरे जितने भी छात्र हैं जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं, ये सब कहीं न कहीं मानवता और कहीं न कहीं सहृदय व्यक्ति भी बनते हैं, पहले से भी हैं और थोड़ा और भी प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर में। और मुझे आशा है कि आप भी ऐसे ही बनोगे। ओके अर्जुन, आप भी उत्तराखंड से हो, ठीक है। तो आपने मंगेश का नाम लिया, मंगेश घड़ियाल का, वो मेरा स्टूडेंट था, 4th रैंक लाया था ज्योग्राफी ऑप्शनल में, उसको 400 नंबर आया था। ओके, ओके। रुद्रप्रयाग का डीएम है, हाँ पता है रुद्रप्रयाग का डीएम है। आप लोग उनसे कोई बात करना कि सर मैं आलोक सर का ही स्टूडेंट हूँ। ओके, छोड़ो इन बातों को, अभी हम लोग पढ़ेंगे तभी तो आईएएस बनोगे, इसलिए हम लोग पहले पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू दर्पण। आप जल्दी से देखो, ऑनलाइन क्लास हमारा ऑप्शनल का चल रहा है, मेरे ऐप पे चल रहा है, आलोक रंजन आईएएस का जो आलोक रंजन क्लासेस ऐप है उस पे चल रहा है। आप देखो इसको, हम लोग ऑप्शनल यहाँ भी लाएंगे, जरूर लाएंगे। यहाँ देखिए आप और समझने की कोशिश करिए कि जब भी ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती है तो वहां पर मत्स्यन का केंद्र क्यों बनता है, ये प्रश्न पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न को लिखो। ठंडी एवं गर्म धाराओं के मिश्रण से मत्स्यन प्रदेश का निर्माण क्यों होता है? मत्स्यन प्रदेश का निर्माण
क्यों होता है? इसके जो भौगोलिक कारण है उसको स्पष्ट करें। इसके भौगोलिक कारण को स्पष्ट करें। अब इसका उत्तर लिखना है आपको। लिखिए, हम लिखवाएंगे आपको, एक मॉडल आंसर की तरह लिखवाएंगे। लिखो, महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर लगभग 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य ठंडी एवं गर्म जलधाराओं का प्रवीण लिख रहा है कि सर मेरे मामा जी भी आपके स्टूडेंट रहे हैं। ओके, ठंडी एवं गर्म जलधाराओं का मिश्रण होता है। ठंडी एवं गर्म धाराओं का मिश्रण होता है, जिससे क्षैतिज एडवेक्शनल फॉग कहते हैं। एडवेक्शनल फॉग यानी क्षैतिज, जिससे एडवेक्शनल फॉग यानी क्षैतिज कुहरे का निर्माण होता है। क्षैतिज कुहरे का निर्माण होता है। क्षैतिज कुहरे का निर्माण होता है। देखो, जहां तुम एक गिलास गर्म एक गिलास ठंडा पानी लो, दोनों को मिलाओ तो वहां पे वेपर निकलेगा, है ना। तो ठंडा और गर्म जल जब आपस में टकराएगा, मान लो कि इस दिशा से ये पोल है, ये पोल है, ये हमारा एक, आप देख लो, एक ये हमारा मान लो कि ओशियन का भाग है, और पोल से ठंडा जल इधर आ रहा है और इधर से गर्म जल आ रहा है विषुवत भाग से या उष्णकटिबंध से। ये मान लेते हैं हमारा 25 डिग्री नॉर्थ है और ये हमारा पोल है 90 डिग्री का। ध्यान से देखते रहिए। तो ये जो हमारी ठंडी धारा है और ये जो हमारी गर्म धारा है, दोनों आकर के जब मिलेगी तो गर्म धारा हल्का होने के कारण ऊपर रहता है और ठंडी धारा भारी होने के कारण ये नीचे की ओर प्रवेश करती है। फिर ये इस तरह से इसका मिश्रण यहाँ पर शुरू हो जाता है और ये दोनों धाराएं जब आपस में मिलती है, ठंडी और गर्म धाराएं जब मिलने लगती है, तब यहाँ पर ऊपर में चारों तरफ एक तरह के कुहरे का निर्माण हो जाएगा। इसको बहुत ध्यान से देखो और समझो कि कुहरा क्यों बनता है, ठंडी और गर्म धारा के कारण। अब ये जो कुहरे का निर्माण होगा, इसी को हम लोग कहते हैं एडवेक्शनल फॉग। अब ये जब कुहरे का निर्माण हो गया, कुहरा क्या होता है? कुहरा एक प्रकार का निम्न स्तरीय बादल होता है। कुहरा है एक प्रकार का निम्न स्तरीय बादल, यानी एक तरह का ये लो स्ट्रैटस क्लाउड है। कुहरा निम्न स्तरीय बादल है, लो स्ट्रैटस बादल है। आपके कमेंट आ रहे हैं गीता? बिल्कुल आ रहे हैं। और अभी फ्रंट की बात नहीं करते हैं, अभी फ्रंट का बात नहीं करेंगे यहाँ पे। तो ये हम लोग का ये जो कोल्ड, यहाँ पे जो कोल्ड वायु भी इधर आ रही है और यहाँ से गर्म वायु भी आ रही है, तो ये जो बीच का पार्ट है ना, एक तरह का ये फ्रंट बनता है, इस तरह का एक तरह का ये फ्रंट भी बनता है।
तो ये जो फ्रंटल एरिया है यहाँ पर बनेगा कुहासा, कोहरा जैसा दशा बनता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि कोल्ड एयर है, ये कोल्ड एयर है, ये वार्म एयर है, और यहाँ पे ये जल का मिक्सिंग हो रहा है, और यहाँ पर कुहासे का दशा बन गया। इस कुहासे कोहरे को हमने क्या कहा? लो स्टेटस क्लाउड, निम्न स्तरीय बादल है। तो ये जब निम्न स्तरीय बादल बनता है तो सूर्य की किरणें जो आती हैं वो छनकर के नीचे आएंगी। सूर्य की किरणों का जो प्रभाव है वो घट जाता है। तो नीचे में जो लाइट आता है, नीचे में जो प्रकाश आ रहा है, वह एक प्रकार का डिफ्यूज लाइट है, एक प्रकार का विसरित प्रकाश है, वो डिफ्यूज लाइट है। अगर सीधे सूर्य का प्रकाश आएगा तो इसमें जो डायटम्स होते हैं, डायटम्स हैं पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, पादप प्लवक हैं। तो ये जो डायटम्स हैं, यहाँ पे डायटम्स जल जाते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, जहां पर सूर्य का किरण प्रत्यक्ष रूप से समुद्र में प्रवेश कर रहा है, वहां पर पादप प्लवक यानी डायटम जल जाते हैं और डायटम का संवृद्धि नहीं हो पाता है। लेकिन जहां भी ठंडी एवं गर्म जलधाराएं मिलेंगी वहां पर कुहासा बनता है, और उस कुहासा और कोहरे की दशा में उसके नीचे जब सूर्य की किरणें छन करके आ रही हैं, उनका हीटिंग कैपेसिटी, उनका जो पेनिट्रेशन पावर है वो बहुत क्षीण हो जाता है, और डिफ्यूज लाइट जब नीचे मिलता है जल में, तो वहां पर डायटम्स यानी जो प्लवक होते हैं वो बहुगुणित होते हैं, बहुत तेजी से उनका उत्पादन होने लगता है, वो मल्टीप्लाई करते हैं बहुत तेजी से। और ये जो डायटम है ना, यही भोजन है। डायटम्स क्या है? पादप प्लवक, और यही क्या है? भोजन है। भोजन किसके हैं? मत्स्य वर्गीय जीवों के। और मत्स्य वर्गीय जीव के चूंकि ये भोजन है, इसलिए जो समुद्र में जहां भी मत्स्य वर्गीय जीव होगा वह इस क्षेत्र में आकर्षित हो जाएगा। और जब इस क्षेत्र में आकर्षित होता है तो यहां पर स्वार्म्स ऑफ फिशेज, मत्स्य समूहों का बड़ा बड़ा इकाई मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप ऐसे देखो कि यहाँ पे जो बड़े बड़े मत्स्य समूह चारों तरफ से आकर्षित होकर के आ गए इस क्षेत्र में, तो कोल्ड, यहाँ पर कुछ ऐसे मत्स्य वर्गीय जीव होंगे जो कि ठंडे जल में रहते हैं, कुछ ऐसे मत्स्य वर्गीय जीव होंगे जो कि गर्म जल में रहते हैं। अब ठंडे जल और गर्म जल दोनों से जो मछलियां आएंगी तो आपस में उनका इंटर ब्रीडिंग भी होगा, आपस में वो अंतः प्रजनन भी करेंगे, आपस में प्रेमालाप भी करेंगे, और उसके बाद जो संतानोत्पत्ति होगा, उसके बाद जो उनके ब्रीडिंग से जो मत्स्य का जो वैरायटी निकलता है वो भी बहुत अलग होता है। और यहाँ पर मछलियों का एक विशाल स्वार्म समूह अपने आप पलने लगता है। तभी मानव आकर्षित होगा यहाँ पर मत्स्य के लिए, क्योंकि यहाँ मछलियाँ मिल रही हैं बड़ी मात्रा में, कॉमर्शियल स्केल पे, वाणिज्यिक स्केल पे यहाँ मछलियाँ मिल रही है। तो वहाँ पे जाकर के बड़े बड़े जहाज और फिशिंग वेसल्स कहते हैं जिसको, फिशिंग वेसल से वहाँ पर मत्स्य किया जाता है और बहुत कॉमर्शियल गेन होता है। ऐसे ही देखो जहाँ भी डॉगर बैंक है, जहाँ भी डॉगर बैंक जो हमने कहा, डॉगर बैंक, जॉर्ज बैंक, ये सब नाम आप अमेरिका में, यूके में सुनोगे कुछ समय के बाद। तो जहाँ भी बैंक्स होते हैं, जहाँ भी छिछले समुद्र होते हैं, जहाँ भी महाद्वीपीय मग्न तट का भाग होता है, जहाँ भी तट का किनारा होता है, वहाँ पर कोल्ड और वार्म करंट के मिलने से पहला क्या है? फॉग आएगा। फॉग कुहासा है, बादल की तरह होता है, और ये बादल सूर्य की किरणों को, रश्मियों को रोकती हैं। अंदर में लाइट होता है, लेकिन इतना ही होता है जिसमें डायटम प्रजनन करे, और डायटम मछलियों का भोजन है, और उस भोजन के लिए मछलियां दोनों तरफ से, कोल्ड वाटर फिश, वार्म वाटर फिश, दोनों आकर्षित होती हैं, और उनके अंतः प्रजनन से यह फिशिंग बेल्ट बनता है। ओके, थैंक यू अनु। तो ये कारण है। अब इसको लिखवा देते हैं, लिखवाना बहुत जरूरी है। आप इस प्रश्न का उत्तर जरूर लिखो। आप लिखो, इक्वेटर पे फिश फार्मिंग नहीं होता है। इक्वेटर पे क्या होता है हम आपको बताएंगे। विषुवतीय क्षेत्र में फिशिंग इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि विषुवतीय क्षेत्र में इतने सारे जीवों का बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, जैव उत्पादकता भी ज़्यादा है, और बायोडाइवर्सिटी भी विषुवत पर ज़्यादा है। एक प्रश्न आया था कि सर विषुवत पर होगा कि नहीं, तो विषुवत पे फिशिंग नहीं होता है, बहुत कम, रेयर नहीं हो सकता है, कॉमर्शियल नहीं हो सकता है,
क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि विषुवत पर बायोडाइवर्सिटी, जैव उत्पादकता, जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। और विषुवत में आप अगर नेट डालोगे तो सिर्फ फिश नहीं आएगा, फिश के साथ बहुत सारे सर्प, रेप्टाइल्स और बहुत सारे उभयचर और बहुत सारे कॉन्क, बहुत सारे सीप, मोती, क्या क्या कहते हैं उसको, लॉबस्टर, ऑयस्टर, ये सारे निकल करके सामने आ जाएंगे। तो फिशिंग अच्छा नहीं होता है वहां पे। ओके ओके, थैंक यू मधु। सनलाइट डायरेक्ट भी होती है इक्वेटर पे, बिल्कुल सही विशाल। और वहां बायोडाइवर्सिटी चूंकि इक्वेटर पे बहुत ज्यादा है ना, तो देखो क्या है कि कॉमर्शियल फिशिंग के लिए बहुत जरूरी है कि हम जहां पे नेट डालें तो हम नेट डाला, जाल बिछाया तो एक ही प्रकार की मछली मिले। अगर हम मान लो हमने नेट डाला और एक प्रकार की मछली ना मिल करके उसमें मेढक भी आ जाए, उसमें घड़ियाल आ जाए, उसमें शंख आ जाए, उसमें केकड़े आ जाए, तो हम लोग उस फिशिंग को कॉमर्शलाइज नहीं कर पाते हैं, है ना? आप इस बात को समझो। तो और क्या होता है कि इक्वेटर पे चूंकि नीचे में लवणता भी ज्यादा है, सतह के नीचे, ऊपर में तो कम है, नीचे में ज्यादा लवणता है, तापमान ज्यादा है, तो इक्वेटोरियल बेल्ट में या ट्रॉपिकल बेल्ट में जो फिश होते हैं वो जहरीले होते हैं, पॉइजनस होते हैं, उनमें कांटा भी बड़ा बड़ा होता है, उनका स्पाइन मोटा होता है, उनमें मांस कम होता है, उनके बॉडी पे स्केल्स बड़े बड़े होते हैं। बहुत सारे कारण हैं। इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल बेल्ट में फिशिंग बहुत अच्छा नहीं होता है, कॉमर्शियल नहीं होता है। उसका कारण मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। उसका टेस्ट जो होता है, जो इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल रीजन का फिश होगा, उसका जो टेस्ट होगा वो भी एस्ट्रिंजेंट होता है, कड़वा टेस्ट होता है, खाने में अच्छा नहीं लगता है, हड्डी उसमें बहुत होगा, स्पाइन बहुत होगा उसका, जिसको आप कहते हो कांटा बहुत होता है। इसलिए इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल बेल्ट में कॉमर्शियल फिशिंग लगभग न के बराबर है। हालांकि करंट से आपको एक बात हम बता दें कि अरब सागर में फिशिंग लगातार बढ़ते जा रहा है और अरब सागर अब धीरे धीरे एक बड़ा फिशिंग बेल्ट बनते जा रहा है, फिशिंग पॉन्ड बनते जा रहा है, क्योंकि इसके आसपास के सारे देश जैसे भारत भी है या अरब के देश हैं और सोमालिया और ईस्ट अफ्रीका के देश हैं, ये लोग अपने फिशिंग को बढ़ा रहे हैं अरब सागर में और फिश कैच यहां से लगातार बढ़ते जा रहा है। 30 से 40 डिग्री पे इसलिए फिशिंग बहुत अच्छा होता है क्योंकि वहीं पर ठंडी और गर्म धाराएं मिल रही हैं, है ना? इस बात का ध्यान रखना है कि, और वहां पे गर्म धाराएं क्यों मिलती है ये हम लोग समुद्र विज्ञान में जरूर सीखेंगे। अभी आप उत्तर लिखो, आपका कमेंट बिल्कुल शो कर रहा है, रूपक बिल्कुल शो कर रहा है, सब देख रहे हैं हम, लेकिन इतने सारे कमेंट्स आते हैं, सबका उत्तर तो नहीं दिया सकता है ना। एडवेक्शनल फॉग, फिर से दर्पण, एडवेक्शनल फॉग का मतलब होता है क्षैतिज कुहासा। देखो, अगर दो गर्म और ठंडी वायु क्षैतिज रूप से मिले या गर्म और ठंडा जल क्षैतिज रूप से मिले, तो अगर क्षैतिज मिश्रण हो रहा है तो उसको एडवेक्शन कहते हैं, और अगर लंबवत होता है, लंबवत संचरण हो किसी चीज का, तो उसको कन्वेक्शन कहते हैं। हिंदी में एडवेक्शन का मतलब है अभिवहन, अभिवहन, अभिवहन कहते हैं। एडवेक्शन का मतलब है अभिवहन, और जो लंबवत संचरण होगा, जो ऊपर की ओर संचरण होगा, अभिवहन ऐसे हो रहा है, और जो ऊपर की तरफ संचरण हो रहा है ये कहलाता है संवहन। तो इन दो शब्दों से आप परिचित हो जाओ, और मुझे आशा है कि आप लगातार डायग्राम बना रहे हो, आप लगातार इसको लिखते जा रहे हो। और मैपिंग तो एक बहाना है, आपको एक्चुअली पूरी ज्योग्राफी सिखाना है। मैपिंग के साथ साथ जो ज्योग्राफी का मूल है, जो मूल सिद्धांत हैं, वो हम लोग सब धीरे धीरे करके सीखते जा रहे हैं। कल आपको मरुभूमि बताया था हमने, आज हम आपको फिशिंग बेल्ट बता रहे हैं, आपको हमने छोटी छोटी चीज़ें टेरेन तक बताया है, छोटा सा पैंजिया पे डिस्कशन दिया है। आप प्लीज़ हमसे जुड़े रहो ताकत के साथ, और आप धीरे धीरे करके सीखते रहो। परिणाम देखेंगे 9 महीने के बाद क्या रहा। ओके, अभी आपको लिखवाते हैं, आप लिखो, जरूर लिखो, लिखो। ठंडी एवं गर्म धाराओं के मिश्रण के कारण ठंडी एवं गर्म धाराओं के मिश्रण के कारण
अभिवहन या अभिवहित कुहासे का निर्माण होता है। अभिवहित कुहासे का निर्माण होता है। अगर मान लो रिपीट हो रहा है तो भी लिख लो। अभिवहित कुहासे का निर्माण होता है जिससे सूर्य की किरणें छन कर आती हैं, विशेषकर माइक्रोवेव्स सामान्य ऊष्मा तरंगों में परिवर्तित हो जाते हैं। सामान्य ऊष्मा तरंगों में परिवर्तित हो जाते हैं। सूर्य की किरणें जो आती है ना धरातल पर, वो या तो रेडियो वेव्स और माइक्रोवेव्स के फॉर्म में रहती हैं। तो यहां पर जो ये कुहासा बनेगा ना, ये माइक्रोवेव्स को सिंप्लीफाई करता है। तो माइक्रोवेव्स को ये सिंप्लीफाई करके उसको ऊष्मा किरण बना देता है, सिंपल सा ऊष्मा किरण बनाता है। लिखो जिससे पादप प्लवक विशेषकर पादप प्लवक विशेषकर डायटम्स विशाल मात्रा में बहुगुणित हो जाते हैं। मल्टीप्लाई करता है। विशाल मात्रा में बहुगुणित हो जाते हैं। चूंकि ये डायटम मत्स्यवर्गीय जीवों के भोजन हैं, अतः शीत जल क्षेत्र से एवं गर्म जल क्षेत्र से मत्स्यवर्गों का समूह आकर्षित होता है। मत्स्यवर्गों का समूह आकर्षित होता है। ये जो डायटम है ना, ये डायटम क्या होता है? प्लवक है, प्लैंकटन है। ये समुद्र का वनस्पति है जो कि बिल्कुल सूक्ष्म होता है और वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ये ऑर्गेनिक मैटर बनाता है, जैविक पदार्थ बनाता है जो कि भोज्य पदार्थ है। ये समझो समुद्र का एक प्रकार का घास है और उसी घास को चरने के लिए मछलियां आती है। ऐसे समझो, एक लेमैन की भाषा में, एक साधारण भाषा में। ओके, लिखो, इन मत्स्यों के अंतः प्रजनन से
अंतः प्रजनन से अंतः प्रजनन से इनकी जनसंख्या में वृद्धि होती है, चूंकि इनकी प्रजाति एक अथवा दो होती है, या तो एक ही प्रजाति के होंगे या एक से दो प्रजाति के होते हैं, एक या दो होती है, अतः वाणिज्यिक रूप से इनका दोहन संभव है, इनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन संभव है। अतः ये अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य केंद्र बन जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य केंद्र बन जाते हैं। अब हम लोग वापस चलते हैं अपने साउथ अमेरिका वाले इस मैप में, और हम लोगों ने यहां नीचे देखा, और फाकलैंड के पास जो द्वीप समूह है वहां पर एक रिसोर्स और मिलता है, पेट्रोलियम। हाइड्रोकार्बन का भी बड़ा निक्षेप है फाकलैंड के पास, तो फाकलैंड के लिए भू राजनीति थोड़ी गर्म होती है। भू राजनीति तो वास्तव में जब हम लोग एशिया में घुसेंगे, जब चाइना में घुसेंगे, जब जापान में घुसेंगे, तब आपको मजा आएगा। तब ज्योग्राफी के साथ साथ विश्व की भू राजनीति पे भी हम लोग बात करना शुरू करेंगे, और उसी पृष्ठभूमि पर आगे आप पूरे यूपीएससी का इमारत बनाना है आपको, संरचना वैसे ही बनेगी आपकी। ओके, यहां देखो, अब हम लोगों को क्या करना है कि जो अमेरिका का पैम्पास क्षेत्र था, इस पैम्पास क्षेत्र की कल हमने मृदा और उत्पादकता की बात की, और इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें पैम्पास क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन होता है और पशुपालन होता है, जैसे डाउन्स में था, जैसे प्रेरी में होगा, जैसे स्टेपी में होगा। लेकिन पैम्पास में एक मैंने खास बात आपको बताई कि पैम्पास में घास बाकी जो स्टेपी होते हैं उससे घास बड़ी होती है, लंबी घास होती है, और पैम्पास के क्षेत्र में जो उसका ओरिजिनल घास था उसको हटा दिया गया है, और उसकी जगह एक नई घास को लगाया गया है जिसका नाम है अल्फा। ये नई घास जो पैम्पास क्षेत्र में लगाई गई है इसका नाम है अल्फा। तो अल्फा जो नया घास है वो उतना लंबा झाड़ी जैसा नहीं होता है, वो छोटा होता है, हरा होता है, और इसी घास पर मवेशी पालन और भेड़ पालन किया जाता है। तो पैम्पास के अगर हम उत्तरी क्षेत्र में जाएंगे तो उत्तरी क्षेत्र में वर्षा अधिक है, उत्तरी क्षेत्र में पैम्पास के वर्षा अधिक है, तो यहां पे होता है गोपालन, दूध के लिए नहीं, मांस के लिए, और यहां पे बीफ कैटल्स को पाला जाता है अर्जेंटीना में, पैम्पास के उत्तरी क्षेत्र में, जहां वर्षा अधिक होती है। क्योंकि वर्षा अधिक होगी तो घास वहां पर बेहतर होगा, वहां पे पानी की सुविधा होगी, और मवेशियों को पालने के लिए पानी की सुविधा बहुत आवश्यक है, और घास भी बड़ी मात्रा में मिलनी चाहिए। जबकि भेड़ पालन में शुष्कता ज्यादा सही रहता है, शुष्क क्षेत्रों में भेड़ पालन, अर्धशुष्क में भेड़ पालन। आप देखोगे भारत में तेलंगाना का पठार है भेड़ पालन, राजस्थान में जाओगे, गुजरात में जाओगे, शुष्क क्षेत्रों में जाओगे तो वहां भेड़ पालन आपको मिलेगा। जो लेह लद्दाख का क्षेत्र है वहां भी आपको भेड़ पालन मिलेगा। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है, ध्यान से सुनो। अगर इस मंत्र को समझ गए तो कभी भी समस्या नहीं होगी कि कहां भेड़ पालन होगा, कहां पशु पालन होगा। आप इसको सुनने का कोशिश करो। मैंने कहा कि जहां भी वर्षा 80 से 60 होती है,
जहाँ भी वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर की होगी वहाँ पे घास थोड़े बड़े होते हैं, वनस्पति बेहतर विकसित होता है, जल की सुविधा होती है, भौम जल भी होता है, जो हम लोग नलकूप से निकालते हैं ना, नीचे से कुएं से, उस जल की भी सुविधा होती है, इसलिए वहाँ पर पशुपालन होता है। लेकिन जहाँ भी अर्ध शुष्क दशाएं होंगी, वर्षा 40 सेंटीमीटर से कम होगा, नोट डाउन कर लो, वर्षा 40 सेंटीमीटर से कम होगा, अर्ध शुष्क होगा, वहाँ पर भेड़ पालन होता है। भेड़ शुष्क दशाओं में पाला जा सकता है। तो पैम्पास का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर पशुपालन है, और पैम्पास का जो नीचे का भाग है वहाँ पर भेड़ पालन है। अर्जेंटीना का जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है ना, वो मीट पैकेजिंग इंडस्ट्री है। क्या बोला मैंने? मीट पैकेजिंग इंडस्ट्री बोला मैंने, कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा गो मांस का पैकेजिंग किया जा रहा है। और भेड़ का जो मांस होता है ना, उसको मटन कहते हैं। गाय के मांस को क्या कहते हैं? बीफ कहते हैं। भेड़ के मांस को क्या कहेंगे? मटन कहते हैं। और जो बकरा का मांस होता है उसको भी कहीं लोग मटन या सीधे मीट ही कहते हैं, है ना। और जो सूअर का मांस होता है उसको पोर्क कहते हैं, पोर्क कहते हैं। और भेड़ के मांस को कहीं कहीं पे लैम्ब भी कहते हैं, कि लैम्ब का मांस है। लैम्ब वैसे छोटा भेड़ होता है जिसका मांस बहुत मुलायम होता है। मांसाहारी लोग बड़े अच्छे से इसको समझेंगे, शाकाहारी हम जैसे लोग जो हैं उन लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल है बताना कि भाई टेस्ट क्या है अलग अलग। लेकिन आप इसका एक लिस्ट बना सकते हो। बीफ का मतलब गाय का मांस, मटन का मतलब होता है या तो बकरा का मांस या फिर भेड़ का मांस। सूअर के मांस को हम लोग पोर्क कहते हैं, POR के पोर्क कहते हैं। और क्या रह गया? और जो फिश है उसको तो फिश ही कहेंगे, उसको तो मछली ही कहते हैं, उसमें तो कुछ अलग है नहीं। ओके, तो आप देखो कि हमने आपको क्या बताया अभी। हाँ, पैम्पास के विषय में बताया कि ऊपरी भाग गोपालन बीफ कैटल है, और नीचे का भाग है ना, ये भेड़ पालन है, ये भेड़ पालन का केंद्र है। अब ये जो हमने ला प्लाटा सिस्टम बनाया था, ये गेहूं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और ये भाग था हमारा ग्रान चैको, इसमें क्योब्राको वनस्पति थी, आपको याद होगा, जो कि एक्स ब्रेकर है। और ग्रैंड चाको में मैंने बताया कि वृक्ष को हटाया जा रहा है, गेहूं का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। यह एक दलदली भूमि है। और ग्रैंड चाको और अमेज़न के बीच में जो ये जो क्षेत्र है, जहाँ पे मैंने इस तरह से क्रॉस कर दिया, यही तुम्हारा मोंटाना फॉरेस्ट था। ये मोंटाना फॉरेस्ट क्या है? यहाँ पर बालसा वृक्ष मिलता है। एंडीज के पूर्वी ढलान पर एक विशेष विशेष जंगल है, विशेष ये वृक्ष वन है। तो आप मोंटाना को भी आप थोड़ा याद करने की कोशिश करना है आपको। अब हम लोगों को देखना है कि सबसे जो साउथ अमेरिका का जो सबसे पश्चिमी भाग है वो किस प्रकार का है। एंडीज़ के विषय में मैंने आपको बताया था। अब जो अमेरिका का पश्चिमी भाग है उसको हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसमें हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं ताकि आपको बड़े स्पेस में दिखाया जा सके। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एंडीज़ को हटा दिया वहाँ से, ये हमारा इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आपको दिखाया जा सके कि तटीय भाग क्या है। तो और जलवायु प्रदेश कैसे सब बना हुआ है यहाँ पर। ये जो पश्चिमी तट है ना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये एक अद्भुत इसलिए हम इसको मानते हैं कि यहाँ पर सारे जलवायु प्रदेश दिखते हैं। आपको आज ज्योग्राफी का एक ऐसा मंत्र दे रहे हैं जो कि आपको भी अच्छा लगेगा, आप अपने सीनियर्स को किसी और को बताओगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि ये जो हमारा भाग है, ये जो भाग है कोलंबिया का, तो ये कोलंबिया का जो यहाँ भाग है ना, ये इस भाग में यहाँ पर मिलता है एक विषुवतीय वर्षा वन जलवायु है। ये जो पश्चिमी भाग है यहाँ पे छोटा सा, उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर फिर मिलने लगता है इस भाग में सवाना जैसा जलवायु मिलता है, बहुत छोटे से क्षेत्र के लिए मिलता है। विषुवतीय वर्षा वन वाले भाग को कुछ लोग ट्रॉपिकल मैरीटाइम क्लाइमेट भी कहते हैं, ट्रॉपिकल मैरीटाइम ह्यूमिड क्लाइमेट भी कहते हैं। ये विषुवतीय वर्षा वन है, कुछ लोग इसको मॉनसून जैसा भी मानते हैं। तो मैंने देखा है किताबों में कहीं ना कहीं ड्यूअलिटी है
किताबों में कहीं न कहीं दो तरह की बातें लिखी हुई है। तो पैम्पास का जो उत्तरी क्षेत्र, एक प्रश्न आया है कि पैम्पास के इस भाग में वर्षा ज़्यादा क्यों होता है। तो इसका कारण यह है कि सूर्य जब दक्षिणायन होगा तो व्यापारिक पवनें नीचे की ओर शिफ्ट करती हैं ना, तो उस कारण पैम्पास में थोड़ी सी वर्षा बढ़ जाती है। आप ये सब भौतिक भूगोल में सीखोगे। मैंने कहा शीतकाल में हम लोग का जब शीतकाल होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ग्रीष्मकाल होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध के ग्रीष्म काल में जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो व्यापारिक पवनें जो इधर चलती है ना, वो व्यापारिक पवनें थोड़ी सी नीचे आएंगी, नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगी, तो पैम्पास के उत्तरी भाग में वर्षा बढ़ जाती है। ये कारण है पैम्पास में अधिक वर्षा का, उत्तरी पैम्पास में वर्षा के अधिक बढ़ने का। काफी गहराई से लोग प्रश्न पूछते हैं, बहुत आत्मा को संतुष्टि मिलती है कि आप लोग सीख रहे हो और मुझे मौका दे रहे हो कि हम अपने ज्योग्राफी का जो मैंने 20 साल में ज्ञान अर्जित किया है वो आपके सामने एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर मुझे मौका मिलता है आपके सामने रखने के लिए। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। ओके, अब यहाँ देखो कि ये ट्रॉपिकल, मैरीटाइम, ह्यूमिड और क्लाइमेट विषुवतीय वर्षा वन का ये क्षेत्र है। तो यहाँ पर या तो विषुवतीय वर्षा वन क्षेत्र लोग इसको कैटेगराइज कर रहे हैं या फिर मैरीटाइम ह्यूमिड क्लाइमेट इसको मानते हैं। ये जो हमारा क्षेत्र है कोलंबिया वाला, इस पश्चिमी भाग में। उसके बाद सवाना जैसा घास मिलता है। सवाना जैसा घास और लंबा करना पड़ेगा। सवाना जैसा घास इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पर है, ये हमारा सवाना है। तो अगर ऊपर वाले भाग में 150 से 200 वर्षा है तो सवाने वाले क्षेत्र में 80 से 100 वर्षा है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर अगर वृक्ष हैं, सघन वृक्ष है, तो सवाना में क्या मिलेगा, लंबे लंबे घास मिलने लगते हैं। उसके बाद जो हमारा ये क्षेत्र है, जो पेरू और इसका भाग है, पेरू और चिली का, यहाँ पर है पेरू और ये है नॉर्दर्न चिली। तो इन नॉर्दर्न चिली और पेरू का भाग जो मिला करके यही अटकामा डेजर्ट है, अटकामा मरुभूमि है। और अटकामा मरुभूमि पर आप हमसे एक नोट्स लो, अटकामा क्यों बना, अटकामा की आर्थिक महत्व क्या है अटकामा का, और अटकामा का जो और भी जलवायविक विशेषता क्या है अटकामा का, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे। अभी आप लिखना शुरू करो। सर, कोर्स को टेलीग्राम पे बेचा जा रहा है। बेचने दो, नकलची लोग, चोर लोग दुनिया में बहुत हैं और सब करते रहेंगे। अच्छा है, ज्ञान को फैलने दो। ज्ञान अगर फैलता है किसी भी माध्यम से तो एज ए शिक्षक तो खुशी होती है। बढ़िया है, सब लोग जाने, सब लोग देखें, हमारी ज्योग्राफी भी बटे बाहर में। ओके, आप अटकामा पर लिखो, यहां ध्यान दो, लिखवाया जा रहा है। लिखो, अटकामा विश्व की सर्वाधिक शुष्क मरुभूमि है। विश्व की सर्वाधिक शुष्क मरुभूमि है, जहां एक दशक में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा प्राप्त होती है। ये जो मैंने पैम्पास में आपको बताया कि उत्तरी भाग में ज़्यादा वर्षा है, तो ये उत्तरी भाग और पूर्वी भाग, ये दोनों को ले लेना है। पूर्व में भी थोड़ी वर्षा होगी,
लेकिन ऐसा नहीं करना है कि पूरे पैंपास के पूर्वी भाग में वर्षा होगी, बिल्कुल नहीं। जो उत्तर और उत्तर पूर्वी भाग है वहीं पर वर्षा होगी। ध्यान रखना, कहीं कहीं इंटरनेट में बहुत गलतियां रहती है। इंटरनेट से ज्ञान मत लिया करो, हम लोग पे विश्वास करो। हमने इसका वैज्ञानिक कारण तक बताया कि भाई जो व्यापारिक पवनें हैं वो ज्यादा प्रभावी पैंपास के उत्तरी भाग में होंगी। तो उत्तरी भाग में भी होंगी, पूर्वी भाग में भी होंगी, लेकिन दक्षिणी भाग में नहीं होंगी पैंपास के। ओके, तो इसका ध्यान रखना है आपको। ओके, व्यापारिक पवन पे हम लोग क्लाइमेट में बात करेंगे ना, अभी नहीं करेंगे। विषय को भटकाओ नहीं। व्यापारिक पवन समझना इतना आसान नहीं है कि हम 2 लाइन में आपको बता दें। देखो, अब आपको समझना है, हम आपको लिखवा रहे थे कि अटकामा शुष्कम मरुभूमि है, जहां पर लिखो यहां 1 दशक में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। उसके बाद लिखो यहां एरिका एवं इक्विक, एरिका एवं इक्विक सबसे शुष्कतम प्रदेश हैं। शुष्कतम प्रदेश है। अब इक्विक यहां का सबसे, पूरी दुनिया का सबसे सूखा प्रदेश है। लेकिन कभी कभी इक्विक से हट करके ये इरिका भी बन जाता है, कभी कभी इक्विक भी बनता है, जो शुष्कतम प्रदेश है। अगर एक नाम बोलना होगा तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर वर्ष का गणना अलग अलग होता है। जैसे भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, आप अगर चेरापूंजी कहोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में चेरापूंजी से हट करके ये मौसिन राम हो गया। तो इसी तरह से पुरानी किताबों में आपको कुछ मिलेगा, इरिका मिल जाएगा। लेकिन इक्विक क्या है कि इक्विक सबसे शुष्कतम प्रदेश है आज के अनुसार। और अब आगे लिखो कि इस मरुभूमि का निर्माण, इस मरुभूमि का निर्माण अपतटीय व्यापारिक पवनों के कारण, आपको बताया था उपतटीय अपतटीय। समुद्र से तट पर कोई पवन आए तो उपतटीय, थल से समुद्र की ओर जाए तो अपतटीय। तो यहां पर व्यापारिक पवनें अपतटीय हैं, यानी यहां पे देखोगे तो पवन की दिशा ऐसे है, व्यापारिक पवन इस तरह से चल रही है, थल से जल की ओर। और यहां नीचे आओगे तो पवन, ये पछुआ यहां पर है, ये पछुआ का भाग है, तो पछुआ जल को लेकर के थल पे जा रहा है, तो इस भाग में वर्षा होगी। और इस भाग में चूंकि व्यापारिक पवन का क्षेत्र है, तो ये भाग में वर्षा नहीं होती है, ये पूरा अटकामा में वर्षा नहीं होती है, क्योंकि थल से जल की ओर अपतटीय पवनें हैं। लिखो इसके अतिरिक्त लिखो इसके अतिरिक्त हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा, हम्बोल्ट, हम्बोल्ट को ही कहते हैं पेरू, हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा प्रवीण लिख रहे हैं कि मेरा स्टूडेंट देशराज सिंह अभी एसपी सिटी चंडीगढ़ है।
जो तुम्हारे संबंधी हैं, प्रवीण थैंक यू। देशराज सिंह का अगर नंबर भेज सकते हो तो भेज दो। मैंने तो पहले भी आपसे कहा था कि आप जिस मोड़ पे जाओगे आपको मेरे छात्र मिलेंगे ही मिलेंगे, इसलिए आप आस्था रखो और पढ़ाई करते रहो। तो हमने कहा कि दूसरा कारण क्या है, हम्बोल्ट की धारा या पेरू की धारा। हम्बोल्ट की धारा और पेरू की धारा, ये जो दोनों धाराएं हैं, या दोनों नहीं, एक ही धारा का दो नाम है। ये धारा है, इसके कारण भी तट पर शुष्कता बनी रहती है। फिर तीसरा कारण लिखो, तीसरा कारण लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखो पेरू के तट पर, पेरू के तट पर पेरू के तट पर शीत जल का, पेरू के तट के पास, पर नहीं, पेरू के तट के पास शीत जल का उद्वेलन होता है। शीत जल का उद्वेलन होता है, अर्थात गहराई से जल, समुद्र की गहराई से जल लंबवत संचरण करते हुए, लंबवत संचरण करते हुए सतह पर प्रकट हो रहे हैं, सतह पर प्रकट हो रहे हैं, जिससे तटीय आर्द्रता में कमी होती है। तटीय आर्द्रता में कमी होती है एवं वायुमंडलीय ऊर्जा का, वायुमंडलीय ऊष्मा का वायुमंडलीय ऊष्मा का अवशोषण होने के कारण, अवशोषण होने के कारण, वायुमंडलीय ऊष्मा का अवशोषण होने के कारण वहां उच्च दाब का निर्माण होता है। उच्च दाब का निर्माण होता है, अभी समझाएंगे। और तुम लोगों को तैयार कर रहे हैं अल नीनो के लिए। उच्च दाब का निर्माण होता है जो मरुभूमिकरण में, जो मरुभूमिकरण में सहायक है। दशक का मतलब होता है 10 वर्ष। 2021 के लिए क्यों नहीं तैयार हो पाओगे? बिल्कुल हो जाओगे। हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए आलोक रंजन क्लासेस को, ऐप को डाउनलोड करो, अभी तो वही है। ओके, अब आपको समझाना है मुझे और आपको समझना है। देखो, यहां देखो, मरुभूमि क्यों है, अटकामा मरुभूमि क्यों है? तो पहला तो है कि ये व्यापारिक पवन यहां पर अपतटीय हैं तो यहां शुष्कता होगी। दूसरा है कि यहां पर जो ठंडी जलधारा है, ये ठंडी जलधारा कौन सी है? पेरू की ठंडी जलधारा है, तो ठंडा जल है यहां पर। अब ठंडा जल है तो ठंडे जल के ऊपर में आर्द्रता क्या होगी? कम होगी। नीचे में जल ठंडा है तो ऊपर में आर्द्रता कम होगी, जलवाष्प बनेगा ही नहीं, और जलवाष्प अगर नहीं बनेगा तो आर्द्रता वायुमंडल की घट जाएगी, है ना? पहले भी समझाया था आपको। अब समझना है
कि पहला कारण है अपतटीय व्यापारिक पवन, दूसरा कारण है पेरू की ठंडी जलधारा, तीसरा कारण जो मैंने बताया वो बड़ा अलग सा है, वह है शीत जल का उद्वेलन क्या होता है। शीत जल का उद्वेलन क्षेत्र क्या होता है उसको समझना है। तो हमने, आप यहां देखो, मान लो कि ये पवन जो व्यापारिक पवन है ये अटकामा मरुभूमि से बाहर निकल रही है समुद्र की ओर। व्यापारिक पवनें पूर्व से आ रही हैं, अटकामा के मरुभूमि पर जब आएंगी तो गर्म होंगी, गर्म मरुस्थल है, और गर्म हवाओं में ताकत, शक्ति बढ़ जाएगी, फेरोसियस होगा, वेलोसिटी बढ़ेगा उसका। तो ये जो विंड जब थल से जल की ओर जाएगा तो समुद्र का जो ऊपरी संस्तर है जल का, उसको यह विस्थापित कर देगा। समुद्र का ऊपरी जल निरंतर विस्थापित होता है, तो विस्थापन से नीचे से जल ऊपर की ओर कॉम्पनसेट करेगा। क्षतिपूर्ति होनी चाहिए ना। ऊपर से जल का विस्थापन, नीचे से ठंडा जल ऊपर की ओर उठने लगता है, इसको कहते हैं शीत जल का उद्वेलन क्षेत्र। बताओ कितने लोग समझ गए? डैनियल, राहुल, चिंता नहीं करो, पूरी बात को फिर से समझाएंगे, परेशान होना बंद करो, पूरी बात फिर से समझाएंगे, शुरू से समझाएंगे। ओके, अब आप देखो, आप यहां देखो, हम एक बर्तन का, तुम लोग सबसे ज्यादा मुसीबत में इसलिए हो क्योंकि व्यापारिक पवन के चक्कर में पड़ गए हो कि व्यापारिक पवन पहले समझाओ। अरे पागल मत बनो। मान लो कि यहां पर व्यापारिक पवन है, इस भाग में व्यापारिक पवन है, उष्ण कटिबंध में व्यापारिक पवन है, समशीतोष्ण कटिबंध में पछुआ पवन है। दो चीजों को मानना तो है। मैथ्स में कैसे मानते हो कि मान लिया कि राम के पास 100 रुपया है, वहां तो झगड़ा नहीं करते कि क्यों 100 रुपया है। आप मान लो उष्ण कटिबंध में पूर्वी व्यापारिक पवन है, समशीतोष्ण कटिबंध में पछुआ पवन है जो पश्चिम से आ रही है। दो चीजों को सिर्फ ध्यान में रखो, सब समझ में आएगा। अब यहां देखो, मान लो कि पूर्व से व्यापारिक पवन आ रहा है, तो ये जो जल है, इस जल को भी तो व्यापारिक पवन विस्थापित करेगा, और जब सतह से जल हटने लगेगा तो नीचे से क्या होगा? नीचे से जल ऊपर की ओर उठने लगता है। तो इसी को कहते हैं शीत जल का उद्वेलन। जब नीचे से जल ऊपर उठने लगे, तो यहां पर नीचे से जल ऊपर की ओर उठ रहा है, इस भाग में शीत जल का उद्वेलन हो रहा है, यहां पर शीत जल का उद्वेलन हो रहा है। कितना लोग समझा? जल्दी मुझे यस लिख करके भेजो। ये सभी डेजर्ट पर होता है, बिल्कुल। ज्योग्राफी एक फॉर्मूले की तरह है, ज्योग्राफी एक साइंस की तरह है। जहां भी मरुभूमि होगा पश्चिमी तट पर, वहां शीत जल का उद्वेलन अवश्य होगा। मैंने ऑस्ट्रेलिया का मरुभूमि का बात किया, लेकिन वहां नहीं बताया था, क्योंकि एक ही साथ सब बता दें क्या? ये मेरा मेथड है, मेरी विधि है, धीरे धीरे करके सिखाना। ओके, सब समझ में आ रहा है? ओके, ग्रेट। ये कौन रो रहा है? हंसी आती है तुम लोगों का कुछ लोगों को देख करके। ओके, अब आपको एक बार और समझाते हैं कि भाई, जब व्यापारिक पवन पूर्वी भाग से आ रही है, तो पूर्वी भाग से आने के बाद मरुभूमि में गर्म हो गई, गर्म होकर ताकत बढ़ गई उसकी, तो जो पेरू के तट के पास समुद्र का जल है उसको विस्थापित कर देती है, तो नीचे से ठंडा जल ऊपर उठने लगता है। तो नीचे से ठंडा जल ऊपर उठेगा तो उसको क्या कहेंगे? शीत जल का उद्वेलन क्षेत्र कहेंगे। यही तो कहा जा रहा है। अब शीत जल का उद्वेलन क्षेत्र है, अब आगे आपको समझना है। मुझे बताओ, ध्यान से सुनो, सब ध्यान से सुनो। देखो, मान लो साउथ अमेरिका का पेरू का तट है, लैंड है, लैंड, थल है ये, उसके बगल में समुद्र है, जल है ये, जल में शीत जल उद्वेलन हो रहा है, ठंडा पानी है, ठंडा। तो अगर ये ठंडा पानी है तो वायुमंडल में जो ऊष्मा है वो गर्म से ठंडे की ओर जाएगी या नहीं? एक तरफ लोहा गर्म करते हो तो ऊष्मा ठंडे की तरफ जाती है या नहीं? ऊष्मा का संचरण गर्म से ठंडे की ओर होता है या नहीं? होता है ना? तो उसी तरह से है,
पेरू के तट पर जहां शीत जल का उद्वेलन हो रहा है वो भाग है ठंडा, ऊपर का वायुमंडल है गर्म, तो गर्म से ठंडे की ओर ऊष्मा का संचरण होने लगेगा। और जब गर्म से ठंडे की ओर संचरण होने लगेगा तो उसमें फ्लूइड का मोशन होगा, तरल पदार्थ में मूवमेंट हो जाता है, यानी ऊपर से जो वायु है वो नीचे आने लगेगी, ऊपरी वायु नीचे आएगी। ऐसे देखो, मान लो हम लोग पानी गर्म करते हैं, पहले सुनो, मान लो हम लोग पानी को गर्म करते हैं कटोरे में, तो नीचे से गर्म पानी ऊपर उठता है ना, ऊपर का ठंडा पानी नीचे आता है ना, आता है या नहीं? संवहन कहते हो ना इसको। तो नीचे से गर्म पानी का ऊपर उठना, ऊपर से ठंडे पानी का नीचे की ओर आना। पेरू के तट पे क्या हो रहा है कि पेरू के तट पे नीचे ठंडा है, तो ऊपर से जो गर्म वायु है उसकी ऊष्मा नीचे की ओर अवशोषित होने लगेगी, और जब अवशोषित होने लगेगी तो फ्लूइड में, वायु भी फ्लूइड है, उसमें मोशन होगा, गति होगी, और वायु नीचे की ओर अवतलित होने लगती है। और जब वायु का अवतलन नीचे होने लगेगा तो वहां पर उच्च दाब बनेगा, और उच्च दाब का मतलब है कि वर्षा नहीं होगी, क्योंकि वर्षा वहीं होती है जहां पर निम्न दाब हो, जहां पर संवहन हो, जहां पर गर्म वायु जलवाष्प ऊपर उठे। यहां पर इसके विपरीत हो रहा है। समुद्र का सतह यदि गर्म होगा तो जलवाष्प ऊपर, समुद्र का सतह यदि ठंडा होगा तो ऊपर की गर्म वायु नीचे, यानी उच्च दाब। तो पेरू के तट पर कौन सा दाब है, लिख करके भेजो। हम तो कलेजा फाड़ के पढ़ाते हैं भाई, दिल से पढ़ाते हैं, एक एक बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं। थैंक यू। बहुत लोग बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा, पेरू के तट पर उच्च दाब बनता है, और उच्च दाब में वर्षा नहीं होती है। समझ गया? ओके। मरुभूमि के ऊपर में अब आपको एक बहुत बड़ा रहस्य बताते हैं, जो कि कोई शिक्षक और ज्योग्राफी के बहुत बड़े बड़े जो शिक्षक हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी ज्ञात नहीं होता है, लेकिन आपको ज्ञात होगा। आप ऐसे समझो कि जहां भी मरुभूमि है वहां पर उच्च दाब होता है, निम्न दाब नहीं होता है। राजस्थान मरुभूमि है, वहां पर उच्च दाब है, निम्न दाब नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति या सामान्य टीचर क्या सोचता है कि जहां मरुभूमि होगा वहां बालू है, बालू गर्म होगा तो गर्मी से उच्च दाब होगा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। गर्मी तो मान लो वहां पर 12 बजे 2 बजे के बीच में थोड़ी सी गर्मी होती है, उससे वहां क्या वायुमंडलीय उच्च दाब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। वायुमंडलीय निम्न दाब हो जाएगा, निम्न दाब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। वहां उच्च दाब ही होता है। किसी भी मरुभूमि पर उच्च दाब होगा या निम्न दाब? उच्च दाब। याद रखना, आगे फिर व्याख्या करेंगे, आज एक दिन में बहुत ज्यादा हो जाएगा। आज हमने आपको क्या बताया? अटकामा मरुभूमि क्यों मरुभूमि है, मरुभूमिकरण क्यों हो रहा है वहां पर। दूसरा हमने आपको बताया शीत जल का उद्वेलन कैसे होता है, और मरुभूमि का शीत जल के उद्वेलन से क्या संबंध है। शीत जल के उद्वेलन वाले क्षेत्र में उच्च दाब होता है, शुष्कता आती है, मरुभूमि से उसका संबंध है। मरुभूमि के पश्चिमी तट पर शीत जल का उद्वेलन होता ही होता है। शीत जल का उद्वेलन कौन करता है? व्यापारिक पवनें करती हैं। व्यापारिक पवनें कैसी हैं? अपतटीय हैं, और मरुभूमि से निकलने के क्रम में गर्म होकर के उनका जो वेलोसिटी है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो वहां पर वो गर्म जल का विस्थापन करती हैं और गहराई से ठंडा जल ऊपर की ओर क्षतिपूर्ति के लिए उठने लगता है। तो आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आज समझाए हैं, और मैपिंग के बहाने मरुभूमिकरण देख रहे हो आप, शीत जल का उद्वेलन देख रहे हो आप, और शीत जल के उद्वेलन पर अब एक नोट्स लिखो। चूंकि ये अल नीनो से प्रभावित प्रश्न है इसलिए इसको लिखो, प्रश्न लिखिए, लिखना बंद करो, प्रश्न लिखो।
लिखो, पेरू के तट पर, पेरू के तट पर शीत जल के उद्वेलन के श्वेत जल के उद्वेलन के कारणों को स्पष्ट करें। शीत जल के उद्वेलन के कारणों को स्पष्ट करें। तथा यहां मत्स्य क्षेत्रों के विकास की संभावनाओं मत्स्य के संभावनाओं की समीक्षा करें। इसमें एक और लिख सकते हो कि अल नीनो के दुष्प्रभाव से, अल नीनो के दुष्प्रभाव से या अल नीनो के प्रभाव से मत्स्य क्षेत्र कैसे प्रभावित होते हैं या मत्स्य क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। अल नीनो से मत्स्य क्षेत्र पर, विशेष करके पेरू के संदर्भ में क्या प्रभाव पड़ता है। हम मन की आंख से सबको देख रहे हैं। अर्चना लिख रही हैं कि सर आप, ऐसा लगता है आप हमें देख रहे हैं। हम बिल्कुल देख रहे हैं, मन की आंख से सबको देख रहे हैं। हजारों लोग जुड़े हैं, कोई 10-20 लोग नहीं जुड़े हैं इस क्लास में, सबको देख रहे हैं। ओके, तो आप लिखो, इस प्रश्न का उत्तर लिखो, एक मॉडल आंसर लिखवा देते हैं आपको। आप लिखो, जितना भी समकालीन प्रश्न है ना उसको भी कैप्चर करना है हम लोगों को। लिखो लिखो, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में दस डिग्री से 35 डिग्री या 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य अक्षांशों के मध्य व्यापारिक पवनें पश्चिमी तट पर अपतटीय होती हैं। अर्थात शुष्क एवं गर्म होती हैं।
पवन वेग उच्च होता है, पवन वेग उच्च होता है, तथा ये तटीय जल को विषुवत के लगभग समानांतर पश्चिम की ओर विस्थापित होते हैं। की ओर विस्थापित होते हैं, जिससे लगभग 600 फैथम की गहराई से 600 फैथम की गहराई से ठंडा जल लंबवत क्षतिपूर्ति करता है, जिससे या जिसे शीत जल का उद्वेलन कहते हैं। शीत जल का उद्वेलन कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पैराग्राफ चेंज करके। उष्णकटिबंध का मतलब है जो 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच का है। शीत कटिबंध का मतलब है जो वही 30 से लेकर के 60 तक का है। अपतटीय, ओके दीपक, थैंक यू। अब आगे लिखो, नहीं राघव, बिल्कुल नहीं। अब आगे लिखो शीत जल के उद्वेलन क्षेत्र में फॉग उत्पन्न होता है, कोहरे की दशा भी रहती है, तथा समुद्र की गहराई से पोषक तत्व भी उत्प्लावित होते रहते हैं। पोषक तत्व भी उत्प्लावित होते रहते हैं एवं जल का तापमान एवं लवणता, जल का तापमान
एवं लवणता भी उष्णकटिबंधों की तुलना में उष्णकटिबंधों की तुलना में मॉडरेट होता है। जैसे होता है ना एक्सट्रीमली हाई, उच्च लवणता है या उच्च तापमान है, एक होता है कि निम्न लवणता है, निम्न तापमान है, एक होता है कि बीच बीच का, उसको मॉडरेट कहते हैं। तो लिखो मॉडरेट होता है मतलब सामान्य हो जाता है, जिससे मत्स्यवर्गीय जीव मध्यम होता है, विशाल मध्यम होता है। 600 फैदम बोला था मैंने, फैदम का मतलब, एक फैदम मतलब 6 फीट, 600 फैदम। सत्यम लिख रहा है बहुत चिड़िया चहचहा रही है। अच्छा है ना, प्रकृति की गोद में बैठे हैं हम तो। हाँ, जिससे लिखो, जिससे मत्स्य वर्गीय जीव आकर्षित होते हैं और मत्स्यन का केंद्र बनता है। अगला पैराग्राफ, प्रश्न के 3 भाग थे। अगला पैराग्राफ लिखो, अल नीनो पेरू के तट पर उत्पन्न गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा है, जिसके कारण शीत जल का उद्वेलन बंद हो जाता है। शीत जल का उद्वेलन बंद हो जाता है। यह सामान्यतः 11 से 13 वर्षों में प्रकट होती है। परंतु वैश्विक तापन वैश्विक तापन के कारण, थैंक यू सौरभ, वैश्विक तापन के कारण विगत दशकों में अल नीनो 3 से 5 वर्षों में प्रकट हो रहा है। 3 से 5 वर्षों में प्रकट हो रहा है, जिसके कारण अटकामा मरुभूमि पर वर्षा भी प्राप्त हो जा रही है।
वर्षा भी प्राप्त हो रही है या हो जाती है, जिससे मत्स्यन क्षेत्र में उत्पादकता कई गुना घट गई है। मत्स्य क्षेत्र में उत्पादकता कई गुना घट गई है। शीत जल का उद्वेलन बंद हो जाएगा। समझो, शीत जल का उद्वेलन अगर बंद हो जाएगा तो वहां पे जो पोषक तत्व आते थे नीचे से वो भी बंद हो गए, प्लस वहां का तापमान लवणता बढ़ेगा तो जो प्लवक हैं वो भी मर जाएंगे, प्लस जो मत्स्य वर्गीय जीव ठंडे जल में होते थे वो सब मर जाएंगे। तो बुरा प्रभाव पड़ेगा अल नीनो के आने के कारण। अल नीनो का मतलब है कि पेरू के तट पे जहाँ शीत जल का उद्वेलन था वहाँ पे जल का गर्म हो जाना। तो वो गर्म क्यों होता है ये तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे इसको। ओके, तो हमारा विषय है पेरू और शीत जल का उद्वेलन, न कि अल नीनो। ओके, अब इसमें लिखो कि 1982 में पेरू 1982 में पेरू विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक। ओ जितेंद्र, थैंक यू। ग्रेट बैरियर रीफ और अल नीनो और ऑस्ट्रेलिया का जंगल अल नीनो, ये सब मत पूछो, अभी बहुत डिटेल पढ़ाएंगे, आप क्यों परेशान हो। ओके, तो मैंने क्या लिखवाया? मैंने लिखा 1982 में पेरू विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश था। विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश था, जो आज देखोगे तो टॉप 10 में भी नहीं आता है। जो आज नाइनटीन 1982 में पेरू विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। जो आज किसी श्रेणी में नहीं आता, ना टॉप 10 में ही नहीं है। थैंक यू गुलशन। हम आपसे वादा करते हैं कि अल नीनो आपको बहुत शानदार पढ़ाएंगे, पूरी दुनिया पे उसके प्रभाव को बताएंगे, और आप हमारे योजना से पढ़ते रहो। ओके, अब हम लोग लिखते हैं, लिखो अटकामा में प्राप्त खनिज। अटकामा में प्राप्त खनिज, खनिज कौन कौन से हैं वहां पर? अटकामा में प्राप्त खनिज,
ओके। लिखो प्राप्त खनिज में सबसे पहला लिखो कि चिली कॉपर का सबसे बड़ा उत्पादक है। दक्षिण अमेरिका में, विश्व में जाओगे तो सब चाइना हो गया, धीरे धीरे करके सब चाइना होते जा रहा है। पहले यूएस था, फिर जॉर्जिया था, अब धीरे धीरे सब चाइना हो रहा है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा कॉपर का उत्पादक चिली है। लिखो जहां सबसे प्रमुख माइन चूंकि कमाता है तथा सबसे प्रमुख माइन चूंकि कमाता है तथा यहां एरिका, जो मैंने आपको बताया था, एरिका और इक्विक में भी कॉपर माइंस पाए जाते हैं। ला सरेना, यहां पे एक और है ला सरेना, अल तेनियंते। ला सरेना और अल तेनियंते में लोहा मिलता है, लौह अयस्क है। ला सरेना अल तेनियंते में लौह अयस्क मिलता है। तो चिली में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला क्या है? कॉपर। दूसरा क्या है? लोहा। और पेरू में क्या है? लिखो पेरू के खनिज। पेरू में क्या है? लिखो पेरू के तट पर, पेरू के तट के पास, पेरू के तट के पास पेरू के तट के पास ऑर्गेनिक फॉस्फेट का विशाल भंडार मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा भंडार मिलता है। विश्व का सबसे बड़ा भंडार मिलता है। यहां पर देखो, ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट है। ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मिलता है, जो एंचोवीज मछलियों के अवशिष्ट हैं। जो मछलियों के अवशिष्ट हैं। एंचोवीज मिलता है जो मछलियों के अवशिष्ट हैं। मछलियों के अवशिष्ट हैं। इन मछलियों पर नहीं, ये मछलियां शीत जल उद्वेलन क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। ये मछलियां शीत जल उद्वेलन क्षेत्र में प्राप्त होती है।
शीत जल उद्वेलन क्षेत्र में प्राप्त होती हैं। तथा शीत जल उद्वेलन क्षेत्र में प्राप्त होती हैं तथा इन्हें गुआना नामक पक्षियों के द्वारा थोड़ा धैर्य रखा करो कब्बू, आप गलत जानते हो। गुआना नामक पक्षियों के द्वारा परिभक्षण किया जाता है। गुआना नामक पक्षियों के द्वारा परिभक्षण किया जाता है। इन पक्षियों के अवशिष्ट पदार्थ या इन पक्षियों के द्वारा परित्यक्त पदार्थ, इन पक्षियों के द्वारा परित्यक्त या अवशिष्ट पदार्थ पक्षियों के द्वारा परित्यक्त पदार्थ के निक्षेप से इस जैविक फॉस्फेट का निर्माण हुआ है। के निक्षेप से इस जैविक फॉस्फेट का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये वहां का हो गया। अब आपको आना है इसी डिस्कशन में एक और दो छोटी चीजें साउथ अमेरिका में रह रही हैं। एक है आपका ये, हम लोग यहां पर आएंगे। ये जो रीजन है ये हमने पहले बताया था, एक जलवायु है। ये कौन सा है? तो ये वर्षा वन जैसा जलवायु था। ये मैंने सवाना बताया, ये मैंने आपको मरुभूमि बताया। अब इसके नीचे है भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु है जो कि जो कि मध्य चिली है। मध्य चिली का भाग है। तो ये मध्य चिली का भाग है। ये भूमध्य सागरीय जलवायु है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु में क्या बनता है? शराब निर्माण उद्योग, और दूसरा गेहूं होता है तो यहाँ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग होगा। तो यह है भूमध्य सागरीय जलवायु। और भूमध्य सागरीय के नीचे जो आप आओगे इस भाग में, यह है 2, यह है 3, यह है 4। तो ये पांचवा जो क्लाइमेट हमारा है ये है ब्रिटिश समतुल्य, जहां वर्ष भर वर्षा होती है, पछुआ पवनों से वर्षा होती है। तो ये भाग जो यहाँ हम जो डॉटेड दिखा रहे हैं ना, ये ब्रिटिश समतुल्य है। और सबसे नीचे आओगे ये जो टेरा डेल फुएगा है, तो इस पे भी ब्रिटिश समतुल्य जलवायु ही है। और इसका जो पूर्वी भाग है, जो पूरब का भाग इसका है, इसी का पूर्वी भाग, पश्चिमी में ब्रिटिश जलवायु है, पूर्वी में जाओगे तो वहां मिलेगा लॉरेंशिया समतुल्य जलवायु है। अब आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि लॉरेंशिया क्या है, तो ये जलवायु क्या है। आप थोड़ा थोड़ा सीखते रहो और भौतिक भूगोल में बड़े रूप में सारे जलवायु को डिस्कस किया जाएगा और पूरी दुनिया के जलवायु तंत्र को आप समझने लगोगे। ये ऐसा लगता है मुझे। आज के लिए बस इतना ही। आपके पास बड़ा छोटा सा गैप होता है हाफ एन आवर का, उसका आप यूज़ करो। उसके बाद फिर आपके साथ हिस्ट्री से रजनीश राज जी आएंगे और मुझे विदा दो। थैंक यू।
लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो, ऊर्जावान रहो।